रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसको चेक करना है। ठीक, अच्छा इसको यदि तुम चाहो तो रूस्टर फॉर्म में लिख लो, उससे कर सकते हो। रूस्टर फॉर्म में लिखोगे तो देखो जो रिलेशन है उसको देखें, a कॉमा बी है और a की वैल्यू तुम्हें रखनी यहाँ से, तो a को 1 रखोगे, b कितना आएगा 2, और 2 रखोगे तो 3, 3 रखोगे तो 4, 4 रखोगे तो 5, और 5 रखोगे तो 6, 6 रखेंगे नहीं, 7 आएगा वो है ही नहीं, इतना ही रखना है। अब समस्या ये आती है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबके ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए थे, तो वो तो नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव मना कर देंगे, नॉट द रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। अच्छा, तो रिफ्लेक्सिव की बात मना कर दी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, बात आती है सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक है या नहीं, तो 1 2 का 2 1 नहीं है, तो मना कर दो, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि 1 2 2 3 का 1 3 कहाँ है, तो ट्रांजिटिव को ही मना कर दो, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है, और सब्जेक्टिव तरीके से लिखोगे तब भी आ जाएगा। किया है? एक नंबर का होगा ना, इतना ज्यादा लिखने के लिए फिर कोई जरूरत है? नहीं, तुम किसी भी तरीके से कर दो। वैसे इसमें जो सेट दिया है ना, तो ऐसा करना ही बेटर है। हाँ सर, वही सोच रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म से कर देंगे तो हाँ इजी है, सही है। अच्छा लाओ वो दो, ये अगला देखो, a लेस देन इक्वल टू b, वो हुआ था a लेस देन बी स्क्वायर। अच्छा, इसको अब बात करें कि रियल नंबर का सेट है, तो इसको तो तुम्हें यार वैसे ही करना पड़ेगा जो डेफिनेशंस हैं। अब लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझने के लिए समझना कि जब रिफ्लेक्सिव में लिखूंगा, अच्छा एक बात बताओ, सबके ऑर्डर्ड पेयर सेम यदि मैं लिख दूं रियल नंबर में, जैसे 1 1 लिख दूं, तो 1 1 से छोटा या बराबर, तो बराबर वाला एस्पेक्ट तो आ ही जाएगा ना। देखो लेस देन और इक्वल टू का मीनिंग है कोई भी एक चीज हो जाए, इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, हिंदी है लेस देन या फिर इक्वल टू, तो इक्वल टू तो हो ही जाएगा, मीन्स इसमें तुम कोई रियल नंबर डालोगे उसका तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। तो लिखेंगे कैसे हम इसको, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम चेक करेंगे ए कॉमा ए को, ए कॉमा ए को चेक करेंगे तो उसको लिखेंगे ए लेस देन और इक्वल टू ए, तो इसके में लिख देंगे हम इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, ये सर ट्रू कहाँ है, छोटा कहाँ है, अरे छोटा नहीं है, बराबर तो है, बात सही है ये। फिर आगे लाइन लिखेंगे दैट्स वाई ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ये ए कॉमा ए रिलेशन में आ गया, और वो लिखना चाहो लिख दो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, रिफ्लेक्सिव के बाद अभी सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में एज अ रूल क्या कहते हैं कि 2 नंबर लेते हैं उस सेट से, तो मैंने ए भी ले लिए रियल नंबर के सेट से, फिर मैं लिखूंगा इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ए छोटा है बी से। अभी बताओ, एक बच्चा यहाँ पे ये कह रहा होगा कि सर छोटा है, हो सकता है बराबर भी हो, मेरी बात सुनो, बराबर वाले की भी केस देखोगे तो वो तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक हो जाएंगे, लेकिन याद करो मैंने बताया था कि तुम पूरे सेट को देखो और किसी एक जगह फेल हो रहा होगा उस पर बात करनी है ना भाई, तो बराबर वालों पे लिया तो सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी अब मुझे सिर्फ लेस देन देखना है, बराबर वाले को यहाँ से हटा सकते हो, तो मैं देखूंगा सिर्फ लेस देन, मीन्स मेरा फोकस होगा ए लेस देन बी पर, ए लेस देन बी। तो बताओ यदि ए लेस देन बी है तो क्या बी लेस देन ए होगा? हाँ, नहीं होगा, तो मना कर देंगे, इम्प्लाइज बी इज नॉट लेस देन ए, इम्प्लाइज बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट्स वाई रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। हैं? हाँ, कट गायब हो गया था क्या? नॉट सिमेट्रिक,
ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिव की बात आती है, बात समझ में आई? ट्रांजिटिव के केस में देखेंगे तो हम देखेंगे कितने एलिमेंट्स, तीन लेते हैं उसी रियल नंबर के सेट में, ए बी सी बिलोंग्स टू दिस। और दो बातें हम मान लेते हैं, पहली ए बी रिलेशन में है, दूसरी बी सी रिलेशन में है। ये तो मान लेंगे कि ये भी रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब ए छोटा है और बी सी से छोटा है। फिर समझना मैंने इक्वल वाले केस नहीं लिए हैं, क्योंकि इक्वल पे तो फिर हो जाएगा ये, तो लेस देन वाले पे देखूंगा मैं। अच्छा बताओ, ए बी से छोटा है, यानी ए 2 है बी 5 है, और बी सी से छोटा है, तो ऑब्वियसली ए सी से छोटा हो जाएगा, तो इंप्लाइज ए लेस देन सी हो जाएगा। दैट्स वाई ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में आ जाएगा। तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, यानी इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव तो हो जाएगा भाई, मीन्स रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। बात क्लियर हुई? ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। जैसे मैंने कल किया था ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको अपने आप करो और एग्जाम्पल की हेल्प से करो, और खुद करना है, भले कितनी बार भी कर लियो, फिर करना है अभी। सर ऑन टू और इनटू तो फंक्शन में आता है। हाँ, टाइम लगेगा इसके लिए। नहीं सर, फंक्शन में आता है। फंक्शन देखो, बात अब इस क्वेश्चन की है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। अब बताना मुझे, रिफ्लेक्सिव में किसको लिखेंगे, ए कॉमा ए को। अच्छा, ए कॉमा ए में भी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको चेक करते हैं। तो मुझे चेक करना है ए लेस देन ए क्यूब। ए क्यूब से छोटा होता है, ये वाली बात बतानी है। तो क्या ये हमेशा छोटा होता है? अब ये वाली बात कैसे बताओगे उसको? जैसे मान लो ए को 2 ले लिया, तो 2 तो 8 से छोटा होता है। लेकिन ऐसे बहुत से नंबर हैं जिनके लिए ए क्यूब जो है बड़ा हो जाएगा, -2। जैसे मतलब ए क्यूब छोटा हो जाएगा, बड़ा तो इसमें है ही इसके अकॉर्डिंग। जैसे सपोज मैंने ए को रखा 1/2 ए को, अब मुझे बताओ 1/2 में और 1/2 के क्यूब में 1/2 बड़ा होगा, तो कौन बड़ा होगा? 1/2। और ये तो कह रहा छोटा होगा, तो ये बात गलत है ना? गलत है, इसका मतलब ए कॉमा ए रिलेशन में नहीं आ पाया ना? आ पाया? नहीं आ पाया, तो भाई नहीं आ पाया मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, बिना एग्जांपल दिए तो कैसे इसको जजमेंट कर दोगे? इसमें एग्जांपल तो रखना ही पड़ेगा ना भाई। नहीं, यही मैं कह रहा था, मैं इसलिए कह रहा था कि लिख के मुझे दिखाओ, क्योंकि यार देखो मेरी बात सुनो, ये अच्छी बात है, लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना तो बोर्ड का भी रेफरेंस तो लेके चलना ही है ना यार, लिखने की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। अब सुनो, ये रिफ्लेक्सिव की बात हो गई। सिमेट्रिक में अब इस क्वेश्चन में कैसे क्या करना है, अब बात आती है सिमेट्रिक की, और सीखना। सिमेट्रिक में हमेशा 2 एलिमेंट लेते हैं, तो ए बी 2 एलिमेंट लिए किसमें, रियल नंबर में से, और उसमें चेक करेंगे ए कॉमा बी को कि ये रिलेशन में है, तो इसको रिलेशन में मैंने मान लिया, यानी मैंने ये मान लिया ए जो है वो छोटा है बी क्यूब से। मतलब ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें ए बी क्यूब से छोटा ही है, बड़ा नहीं है। अब मुझे बी ए क्यूब से छोटा हमेशा होगा ये सोचना है, और यदि कहीं फेल हो रहा होगा तो उस पर ध्यान देना है। हाँ, तो किस पे फेल होगा वो एग्जांपल भी देना ही है। ऐसे तुम यहाँ पे जैसा अगली लाइन तुम लिख दो कि बी और ए क्यूब, अब मैं साइन क्या लगाऊंगा, लेस देन लगाऊंगा या नॉट लेस देन इक्वल टू लगाऊंगा? तो क्यों? ए 2 हो गया। अच्छा, ए को इन्होंने 2 ले लिया, बी को 9 ले लिया, ए को ले लिया 2 और बी को ले लिया 9। तो पहली डेफिनेशन होगी 2 लेस देन 9 का क्यूब, ही तो सही है, और 9 जो है वो लेस देन नहीं हो पाया 2 क्यूब से, क्योंकि 9 तो ग्रेटर हो गया, तो नॉट कर दूंगा मैं। तो एग्जांपल तो देना पड़ेगा ना भाई। इंप्लाइज बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये रिलेशन में नहीं है, तो रिलेशन कैसा हो गया, नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है रिलेशन। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में
मुझे क्या लेने पड़ेंगे ऐसे, 3 एलिमेंट। तो ट्रांजिटिव की बात कर देते हैं, ए बी सी, ये मैंने लिए रियल नंबर के केस में। अब इसमें मुझे 2 बातें माननी है। पहली बात ए बी रिलेशन में है, ये मुझे मानना है। दूसरी बात बी सी रिलेशन में है, ये भी मुझे मानना है। ये दोनों मानने बेटा, मतलब ए बी क्यूब से छोटा है और बी सी क्यूब से छोटा है, फिर ए और सी क्यूब को मैं सोचूंगा। तो ऐसे नहीं बोलते, हाँ एग्जांपल देना पड़ेगा। हाँ, और सुनो, नहीं होगा, आपको ऐसा सोचना है, ऐसा सोच पाओगे। ले लो, ए को थोड़ा बड़ा ले लो आप। अच्छा हाँ 15 ले लो। जैसे ये कह रहे हैं ए को 25, चलो 25 ले लो। ए को 25 ले लिया, बी को बोलो, अब बोलो बी को 3। देखो बेटा, ए छोटा होना चाहिए बी क्यूब से। 3 का 2 ले लो, 3 का क्यूब बोलो। अच्छा वेरी गुड, बी को 3 ले रहे हैं ये, तो सही कह रहे हैं। ए 25 छोटा हो जाएगा 27 से, पहली बात सही है। 25 छोटा है 27 से। अब बी छोटा होना चाहिए तो 2 ले लो सी को। सी को जैसे 2 ले लिया, सी को 2, तो 3 छोटा है 8 से, 2 का क्यूब। अब बताओ 25 और मतलब ए में और सी में, तो 25 और 2 क्यूब में क्या ये 25 छोटा है? नहीं है, मतलब ये नहीं है। तो मैं कहूंगा ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट्स व्हाई रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है भाई, नॉट ट्रांजिटिव है। तो देखो अब यार ये बताओ, जैसे देख के नहीं बता देना है इसको। अब देख के बता भी कैसे दोगे भाई, देख के नहीं बता पाओगे, तो ध्यान देना और लिखने का तरीका भी सीखना है। नेक्स्ट देखो, अब ये छोटा सा ही क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 1 to 2 1 इस रिलेशन को बताओ। अब यार कॉमन सेंस की बात है, ए बी का बी ए है तो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सारे पेयर नहीं है, और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन तो क्या देंगे, सो दैट में बता देना। अब वो पुराना वाला करके जो 3 में किया था। हाँ। रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहे हैं, लाइब्रेरी में सेट ऑफ बुक्स हैं। अब क्या रिलेशन है, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो रिफ्लेक्सिव में बेटा क्या लेंगे हम, एक्स और एक्स 2 बुक्स ले ली, तो वो एक ही बुक्स की बात चल रही है। अब ये बताओ, मैं कहूँ कि मेरे पास मान लो आर डी शर्मा है। अब आर डी शर्मा में सेम नंबर ऑफ पेजेस तो होंगे ही होंगे भाई, एक ही आर डी शर्मा को देख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने 2 बुक ले ली, एक सपोज आर डी शर्मा है, दूसरी एस सी वर्मा है, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो मैं कहूँगा ए में और बी में सेम है तो बी में और ए में सेम हो जाएंगे। अब मैं 3 बुक्स ले लूँ कि ए में बी में सेम है, बी के सी में सेम है, तो ए सी में सेम हो जाए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, बस समझने वाली बात थी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लो, हम लोगों ने हालांकि किया हुआ होना चाहिए, उसमें आया हुआ होगा, और मैं तुम्हें यहाँ ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है इसको। देखो रिलेशन बहुत बार आया क्वेश्चन है, ये अलग अलग फॉर्म्स में तुम्हें मिलेगा, कम से कम 4-5 बार आया हुआ है, मॉड लिखा हुआ है इसमें। कैसे प्रूव करेंगे, सेट ए इसने दे रखा है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम लेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के सारे एलिमेंट्स के लिए मुझे चेक करना है किसको, ए कॉमा ए को। तो ए कॉमा ए को मैंने चेक किया, तो मैंने किसको चेक किया, ए कॉमा ए को बेटा, यहाँ पे देखो a माइनस ए मॉड इज इवन नंबर। अच्छा बताओ a माइनस ए का मतलब क्या हो गया, 0। 0 इज इवन, ये बात सही है गलत है, सही है, इट इज ट्रू। देखो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि 0 इवन है, यदि है तो दूर कर लो। 0 कैसा नंबर है, इवन है, तो ये बात ट्रू है। इसका मतलब है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ये लिखने के तरीके बताता हूँ मैं, दैट्स वाई रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कैसा ये, रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, अच्छा छोटे लेवल पे छोटे बच्चों में डाउट होता है कि सर 0 तो ना इवन होता है ना, और ऐसा नहीं है, 0 इवन है ना। अब तुम्हारे अंदर ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है तो दूर कर लो। अब सुनो, सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक में हम क्या लेंगे, 2 A कॉमा बी, किस में, इसी सेट में A में, और ये मान लेंगे कि A कॉमा बी तो रिलेशन में है, ये वाली बात मान लेंगे। यानी मैंने मान लिया कि A माइनस बी कैसा है, इवन है, तो बेटा मैंने इसको लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ K है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इवन को ऐसे लिख दिया, 2K लिख दिया। अच्छा ये बताओ A माइनस बी का मॉड 2K है, तो B माइनस A का मॉड भी तो 2K ही होगा, क्योंकि मॉड पे यही तो बात है, इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं साइन चेंज होने का। तो मैं क्या कहूँगा भाई, B कॉमा A बिलोंग्स टू रिलेशन। तो A कॉमा B रिलेशन में होने पर B कॉमा A रिलेशन में आ गया, तो रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ये दो बातें समझ में आ गई। अब देखो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो इजी है, हालांकि इजी तो ट्रांजिटिव भी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो और आगे देख लेते हैं। वैसे तो एक पहला पार्ट के लिए तो अभी तुम्हें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो ट्रांजिटिव करना पड़ेगा, पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसका ट्रांजिटिव जो ये है ना प्रूव करना, यही थोड़ा सा सही है, इसको थोड़ा सा देखना चाहिए कैसे करते हैं। कितने एलिमेंट लेंगे बेटा, 3, किसमें, उसी सेट में A में, और क्या क्या बात मानेंगे हम, 2 कि A कॉमा बी किसमें, रिलेशन में। तो A कॉमा बी रिलेशन में, इसका मतलब हुआ A माइनस बी का मॉड कैसा है, 2K। अच्छा यहाँ पर एक काम करना, इसको 2m लिख दिया मैंने, और इसके नीचे मैंने लिखा इम्प्लाइज A माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m। मॉड को ओपन कर दिया जिससे कि तुम कैलकुलेशन कर पाओगे। एंड B कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इम्प्लाइज डायरेक्ट लिख दूं मैं, ये प्लस माइनस 2n हो गया। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन से A का C से रिलेशन बनाना है, तो दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पर आएगा A माइनस सी प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया, m प्लस n हो जाएगा। और इस बात को मैं लिख सकता हूं ऐसे। अब मैंने क्या किया, मॉड को यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका मतलब हुआ A कॉमा सी किस में आ गया, रिलेशन में आ गया। तो देखो A भी रिलेशन में है, B सी रिलेशन में, फिर A सी रिलेशन में आ गया। और ऐसा करते मैं कहूँगा रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, यानी कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ये, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में तो ये भी पूछा जा रहा है, सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो सोच के देखो, पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। एक्चुअली जैसे मैं तुमसे कहूँ, जैसे इसने पूछा भी है, पूछा है क्या, पूछा तो नहीं है, तो ये बताओ 1 3 5 सेट को ध्यान से देखो, 1 3 5 सेट में कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, उनका डिफरेंस इवन आ जाएगा। 1 3 को उठाओ, 1 5 को उठाओ, 3 5 को उठाओ, आ जाएगा। ऐसे 2 4 में से कोई भी एलिमेंट, अब दोनों ही उठाने पड़ेंगे, 2 4 ही है, तो डिफरेंस इवन हो जाएगा। तो इसने अपने सेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 3 5 और 2 4 में। और समझना 1 3 5 आपस में रिलेट करेंगे, 2 4 आपस में रिलेट करेंगे, लेकिन इसका इससे रिलेट नहीं करेगा। जैसे मैं 1 के साथ 2 उठाऊं तो डिफरेंस इवन नहीं हुआ, ऑड आएगा। इसके किसी के साथ उसको उठाओ, वो रिलेट नहीं करेगा। अब मैं तुम्हें एक बात सिखा रहा हूँ, सुनना। इक्विवेलेंस क्लास के कॉन्सेप्ट को देखो, एनसीईआरटी इसलिए तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसने ये सिखाया है कि क्वेश्चन लिखना तो ये सीख लो, इधर देखो तुम, क्वेश्चन तो तुम देख लो, लेकिन ये बताओ इस नीचे की लाइन का मतलब पता है क्या है, ये तुम्हें इक्विवेलेंस क्लास के कॉन्सेप्ट को सिखाएगी। यदि मैं तुम्हें समझाऊं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास, तो इक्विवेलेंस क्लास इस क्वेश्चन के अंदर यदि मैं पूछता हूं तो मुझे ये बताना, इस सेट में जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ट्रांसलेट हो गया, यहाँ देखना बेटा, यदि सेट लिखा हुआ 1 2 3 4 5, यही तो है। मैं पूछूं तुमसे, मुझे 1 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है 1 कौन कौन से एलिमेंट से रिलेट करेगा वो बताना है। अच्छा रूल क्या कह रहा है, A माइनस बी का मॉड क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो यदि मैं इसको सेट करूं तो मान लो मैंने 1 को पहला एलिमेंट मान लिया और A को दूसरा एलिमेंट मान लिया, तो रिलेशन ये कहेगा कि 1 माइनस A इसका मॉड ये होना चाहिए इवन नंबर, यही तो बात है। तो बताना A की वैल्यू क्या क्या होगी, A की वैल्यू 3 हो सकती है,
ए की वैल्यू 5 हो सकती है। तो बताओ 1 की जो इक्विवेलेंस क्लास आई वो आ गई 3,5, लेकिन व्योम 1 की इक्विवेलेंस क्लास में 1 भी तो आएगा जो तुम भूल गए, 135 आएगी। ऐसे ही 3 की इक्विवेलेंस क्लास ढूंढो, यही आएगी 135। 5 की इक्विवेलेंस क्लास ढूंढो, यही आएगी 135। समझना ये वाली बात। अब 2 की इक्विवेलेंस क्लास ढूंढना, 2 की इक्विवेलेंस क्लास में 2 आएगा क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा, और 4 आएगा 2,4। और 4 की इक्विवेलेंस क्लास ढूंढो 2,4। अब तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, 2025 में 2 क्वेश्चन आए थे इक्विवेलेंस क्लास के। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? अपने पूरे सेट को पार्टीशन सेट में डिवाइड कर देती है। मतलब देखो ये 3 इक्विवेलेंस क्लास एक जैसी हैं और ये 2 इक्विवेलेंस क्लास एक जैसी हैं। इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी होती है या तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये पूरी सेम होंगी, या तो ये डिसजॉइंट होंगी, या ये इनका यूनियन मतलब ये एकदम सेम होंगी। आपके पास जो 5 एलिमेंट्स थे उनमें 3 की इक्विवेलेंस क्लास एक जैसी आ गई और 2 की इक्विवेलेंस क्लास अलग आ गई। और एक बात बताऊं, इस इक्विवेलेंस क्लास और इस इक्विवेलेंस क्लास को यदि मिला दो तो पूरा बन जाएगा सेट। और यही क्वेश्चन 2025 के पेपर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, और 3 सही थे, उसमें एक गलत था, और 3 सही में ये सब बातें लिखी हुई थी, लेकिन बड़ी स्टाइलिश फॉर्म में लिखी हुई। मैं दिखाऊंगा तुम्हें वो क्वेश्चन। पहले यहाँ समझना इक्विवेलेंस क्लास का फंडा क्या है। यानी देखो मतलब एनसीईआरटी ने छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है, अब नीचे ये बकवास कर रहा है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स। अब एक टीचर समझा रहा है इसको, वो ऐसे ही समझा देगा कि देखो बेटा 135 आपस में रिलेट कर रहे हैं, 2 4 आपस में रिलेट कर रहे हैं और एक दूसरे रिलेट नहीं कर रहे। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, इक्विवेलेंस क्लास के कॉन्सेप्ट को यहाँ डाला और उसको समझा दिया। भाई एनसीईआरटी की जो लाइन है ना, तो मैं यूपीएससी की बताऊँ, लोग एनसीईआरटी 6 से पढ़ते हैं क्योंकि उसके अंदर दम है। अब मैथ्स में तुम्हें उस दम को निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, वो एक्सपीरियंस से ही निकलेगी भाई कि इस लाइन का मीनिंग ही क्या हो रहा है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब जैसा अभी क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है। देखो a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, वहां पे क्या था, इवन था, इवन मल्टीपल ऑफ 2 था, अब ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, तो क्या इक्विवेलेंस नहीं होगा? हो जाएगा, सेम प्रोसेस है। अच्छा इसमें कह रहा है a बराबर b, तो ये भी इक्विवेलेंस हो जाएगा क्योंकि a बराबर b में a बराबर a बराबर b तो b बराबर a, और a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो a c के बराबर हो जाएगा। नीचे लाइन क्या पूछ रहा है ये, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो ये पूछ रहा था ईच एग्जाम्पल में, यानी पहले केस में भी बताना है तुम्हें 1 से रिलेट होने वाले एलिमेंट्स, और यहां से बताने हैं। तो 1 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेट होंगे बताओ, कि डिफरेंस जो हो वो क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ 4, तो 5 होगा, तो डिफरेंस निकालना है तुम्हें, 5 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, और 12 तक बताने हैं तो 5 और 9 हो जाएंगे इनके हिसाब से, देख लेना 5 और 9, क्योंकि 1 - 5 4 हो जाएगा, 1 - 9 भी 8 हो जाएगा, और कुछ नहीं हो, क्योंकि अगला क्या होगा 12 आएगा, और 12 के लिए 30 लेना वो है ही नहीं मेरे पास। अच्छा दूसरे उसमें, इसमें a बराबर b में, मतलब अब तो a बराबर b में तो बस 1 से रिलेट करेगा ये, और किससे रिलेट करेगा, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास का क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो कुल मिला के जैसे ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव तरीके से तो पूरा लिखना ध्यान से, तुम कहो तो मैं लिखा दूंगा, लेकिन मुझे दिखा देना लिख के कि हमने ऐसे लिखा है सर, ये हिंट के फॉर्म में पिछला वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो एनसीईआरटी क्या सिखा रही है पता है, कि बच्चे को अपने आप ऐसे एग्जाम्पल लिखना आता है कि नहीं आता है। हाँ मतलब तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल खुद देने हैं, ऐसे नहीं देने। एग्जाम्पल देने का तरीका होगा, सबसे पहले उस सेट को डिफाइन करो जिसमें ये बकवास कर रहे हैं हम लोग। यानी एक सेट में मान लूँगा a, और a को मैंने मान लिया 1 2 3, यानी मुझे समझ में आ गया कि जो रिलेशन डिफाइन है वो a to a डिफाइन है, इधर a उधर a। अब मैं इसमें दूंगा अपने एग्जाम्पल्स, क्या है, सिमेट्रिक है और ये नहीं है,
तो बस, तो 1 2 2 1 और यहीं रोक दो इसको। ये पहले का आंसर हो गया इस सेट में, पहले सेट फिर उसका आंसर। अच्छा, ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, व्योम बताएगा। ट्रांजिटिव होना चाहिए, 1 2 2 3 1 3। व्योम यदि मैं इसको लिख के यहीं छोड़ दूं, ये कैसा है? तो भी ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव, नहीं है, सिमेट्रिक, नहीं है, तो हो गया खत्म। ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव है, यही कह रहा है वो। B, C नहीं है। हाँ, ये ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें B, C नहीं है, तो मना नहीं कर पा रहा हूं मैं, छोड़ दो यहीं पे ऐसे ही। अगला देखना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी थर्ड पार्ट। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए मजबूरी है, मुझे ये सारे पेयर देने पड़ेंगे। नहीं नहीं वो सिमेट्रिक है ना। नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी है भैया। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, नॉट ट्रांजिटिव हो। 1 2 2 1 ये बढ़ा दो, तो 1 2 2 1 बढ़ाने पर तो ट्रांजिटिव रहेगा भी। और 1 3 3 1 बढ़ा दो, या 2 3 3 2 बढ़ा दो। देखो भैया, जो भी बढ़ाओ बताना है। अब जैसे तुमने कहा कि 1 2, 1 2 2 1 तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्यों? वो ट्रांजिटिव कैसे नहीं होगा? नहीं, 1 2 2 1 क्यों बढ़ाना पड़ेगा? अगर 1 2 बढ़ाओगे तो 2 1 तो बढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं मैं 1 2 ही नहीं बढ़ाऊंगा मैं तो। अच्छा चलो, बढ़ा दिया मैंने, 1 2 बढ़ा दिया तो 2 1 भी बढ़ा दिया। अच्छा, इस केस में ये हर एंगल से ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ये ट्रांजिटिव रोक नहीं पाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि एक डाल दो तुम इसमें एक्स्ट्रा 1 3, लेकिन 1 3 डालते ही तुम्हें सिमेट्रिक भी करना है भाई साहब, तो 3 1 भी डालना पड़ेगा। अच्छा, तो डाल देते हैं 1 3 3 1। अब ध्यान से देखो और बताओ, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं है 2 3 यही नहीं लेकिन ट्रांजिटिव होना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, चाहिए तो बोला। तो ये सही है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 2 1 1 3 का 2 3 नहीं है, इसलिए नहीं है। तो इस वाले एग्जाम्पल के लिए ये वाला सेट कर लिया। अब रिफ्लेक्सिव चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए और सिमेट्रिक नहीं चाहिए, ये तो इजी हो जाएगा। तो 1 2 2 चाहिए, 1 1 देना पड़ेगा, 2 2 देना पड़ेगा, 3 3 देना पड़ेगा, 1 2 दे दिया और छोड़ दो, इतना ही करके छोड़ दो बस। सही है वो। क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक नहीं हुआ। यस सर हो गया। अब ये देखो, सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव नहीं हो, तो 1 2 2 1 1 ये कह रहे हैं 1 2 2 1 2 1 1 1 1, इतना ही छोड़ दो और हर तरीके से देख लो इसको। लेकिन भाई साहब ये ट्रांजिटिव नहीं है, सर 1 3 और 3 ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है। तो भाई साहब थोड़ा सा ज़्यादा भावुक हो गए हम लोग, 2 2 इसमें लिखना पड़ जाएगा। अभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं है वो। रिफ्लेक्सिव नहीं है अभी भी। और अब सारे एंगल से देख लेते हैं, 1 2 और 2 2 का 1 2 हो जाएगा और इसका 2 1 हो गया। अब सही है ये, तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सही है। देखो बेटा, अब हम पेपर के अंदर यदि इतने एग्जाम्पल यदि एनसीईआरटी से लिखना सीख गए हम, तो एनसीईआरटी ने समझा दिया कि तुम्हें सारे रिलेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, यही चाह रही है ये। तो क्वेश्चन हल्का नहीं है, और तुम ऐसे एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते थे, एग्जाम्पल देते कैसे हैं वो भी समझ नहीं है। चल, अब फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो एक बार करके, अब करवा दे रहे हैं, किया था नहीं किया था। इधर सुनो, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P, Q डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैं इसको रिफ्लेक्सिव लिखूंगा तो मैं चेक करूंगा, सारे पॉइंट्स ले लूंगा, फॉर ऑल पॉइंट्स जिनको A मान ले रहा हूं बिलोंग्स टू सेट A, तो मेरे पास जो पॉइंट A है अब, या फिर इसको कैपिटल ले लो या P लिख लो इसको, चलो, लेकिन P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सारे पॉइंट्स को। तो मैंने P, P को चेक किया। अब P, P को कैसे चेक करूंगा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये तो यार ऑब्वियसली बात है, एक ही पॉइंट ले रहे हो और तुम बकवास कर रहे हो कि P की डिस्टेंस ओरिजिन से P की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगी ना, तो इट इज ट्रू।
मीन्स P comma P belongs to relation because distance of the same point from the origin is same. तो ये लिख देना because distance of same point from the origin is same. इसका मतलब है ये बात समझ में आ गई हमें, और P comma P रिलेशन में आ गया, implies relation is reflexive. देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो लिखने का पैटर्न भी देखना ही है पेपर के अंदर. अब देखो सिमेट्रिक में जैसे एज ए रूल हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक हम P लेते हैं, एक Q लेते हैं, और दोनों पॉइंट्स हम किसके सेट A में ले रहे हैं. अब मैं कहूँगा इफ P कॉमा Q बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ये तो रिलेशन में है. इसका मतलब है कि पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है पॉइंट Q की ओरिजिन से डिस्टेंस. तो मैंने ओरिजिन को मान लिया, तो बताओ OP बराबर OQ है तो OQ बराबर OP हो जाएगा. तो इम्प्लाइज OQ बराबर OP इम्प्लाइज Q कॉमा P बिलोंग्स टू रिलेशन. तो रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया. ट्रांजिटिव के लिए अगले पेज ले लेते हैं. अच्छा, इसको यदि ज्योमेट्रिकली दिखाना हो तो ज्योमेट्रिकली ऐसे मान लो अपना ओरिजिन यहाँ पर है, अब कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट Q है, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है तो उल्टी भी सेम होगी. नेक्स्ट लेते हैं जिसमें 3 पॉइंट लेंगे, तो हेडिंग लिखेंगे ट्रांजिटिव. ना 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 ना, ट्रांजिटिव में लेंगे 3 पॉइंट P Q R. ऐसे ही लिखना है बेटा जैसा मैं लिख रहा हूँ. मैं जो लिख रहा हूँ ना ये तुम्हें बोर्ड की कॉपी पे लिखने का तरीका ही है, इसी तरीके से लिखना है वहाँ पे. P Q R मैंने सेट A के अंदर ले लिया. अब मैं पहले 2 कंडीशन लिखूंगा, इफ P कॉमा Q बिलोंग्स टू रिलेशन. तो इसका मतलब हुआ OP बराबर OQ एंड Q कॉमा R बिलोंग्स टू रिलेशन. इसका मतलब हुआ OQ बराबर OR. तो ये बताओ अपने पास 3 पॉइंट्स हैं ऐसे, जैसे तुम एक इसका आगे बोल भी रहा है क्वेश्चन को कि ऐसे इवेंट्स कब हो सकते हैं, जब एक ऐसा सर्कल ले लो, जस्ट सपोज मैं एक सर्कल लूं, ये मैंने सर्कल लिया, ठीक. इस सर्कल में मैंने ये ले लिया ओरिजिन, और P पॉइंट यहाँ है, Q यहाँ है और R यहाँ है. तो बताओ ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ऐसे ये डिस्टेंस पहले मैंने ये इसके बराबर है, अब मैं कह रहा हूँ ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगी ना. तो इस बात को तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इस रिलेशन को रिलेट करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है. जितने भी पॉइंट्स हैं जो इस रिलेशन को रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंप्लाइज कर दूंगा मैं OP इज इक्वल टू OR इंप्लाइज P कॉमा R बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज रिलेशन इज ट्रांजिटिव. ये रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव. और तुम ध्यान से देखो ये जो बात बताई है मैंने वो नीचे लिख रहा है, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज द सेंटर. बात समझी? इसी बात को बताया जा रहा है. अच्छा, P पॉइंट को लिख रहा है ओरिजिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिन तो फिर यदि ओरिजिन हो गया तो फिर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसलिए वो मना कर रहा है यहाँ पे. तो कुल मिलाकर देखो मैं ये चाहता हूँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आए एग्जाम में, हालांकि अब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यदि आता है ना तो लिखने के पैटर्न्स हैं वो समझ में आने चाहिए. आ रही है बात? सेम देखो ये क्वेश्चन है. अब ये पता है 9th क्लास की सिमिलरिटी का यूज है कि वास्तव में कि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हमें पता है क्या, उसका यूज है. अच्छा देखना T1 T2 2 ट्राइंगल हैं. अब T1 T1 के सिमिलर तो होगा, T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर हो जाएगा. अब T1 T2 के सिमिलर है, T2 और T3 के सिमिलर है तो T1 T3 के सिमिलर हो जाएगा. लिखना है बस उसको. अच्छा यहाँ पर एक जो नीचे दिया हुआ वो देखना क्या है, आपको बताना कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल. 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 T2 T3. T1 में साइड ये है, T2 की साइड ये है, T3 की साइड ये है. विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड. तो याद करो हमें
सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए था। दो ट्रायंगल सिमिलर होते थे तो उनके एंगल कैसे होते थे? सेम। और साइड्स कैसी होती थी? प्रोपोर्शनल। मतलब तुम्हें जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है 3 4 5 का, 3 4 5 ये 90 डिग्री यहाँ मान लिया मैंने। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है 5 12 13 का, और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है 6 8 और 10 का। तो मुझे साइड्स देखनी है प्रोपोर्शनलिटी में। कैसे? 3/5 4/12 और 5/13। क्या ये बराबर है? नहीं है। 3/5 4/12 के कहाँ इक्वल है? तो ये सेट इसके सिमिलर नहीं है। अच्छा, इसको इससे देखो 3/6, इसको देख रहा हूँ उससे 4/8 और 5/10। ध्यान से देखो ये रेशियो सेम है। मतलब ये वाला जो सेट है ये कौन सा T1 वाला सेट है? T1 वाला है ना? हाँ, T1 और T3 ये इस रिलेशन से, जो रिलेशन सिमिलरिटी का है उससे रिलेट करेंगे। तो तुम्हें बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 T3। तो क्या बताओगे? T1 एंड T3 जो रिलेट कर रहे हैं। आई बात समझ? देखो अब फिर एक क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, पॉलीगॉन का है ये। अब पॉलीगॉन में भी क्या करें हैं? P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब मुझे बताना, जब मैं रिफ्लेक्सिव लिखूंगा तो P1 सेम नंबर ऑफ साइड, बात सही है। अब मैं दो पॉलीगॉन ले लिए मैंने, P1 और P2, तो P1 P2 की सेम है तो P2 P1 की सेम हो जाएंगी। मैंने तीन पॉलीगॉन ले लिए, P1 P2 की सेम है, P2 P3 की सेम है तो P1 P3 सेम। बस लिखना है इसको और कुछ नहीं करना। आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद द साइड्स 3 4 5। बेटा ये रिलेशन कह रहा था कि पॉलीगॉन की साइड सेम है। अब मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ साइड्स की बात चल रही है, ध्यान से देखो, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं? 3। तो बताओ दुनिया के जितने भी ट्राइंगल हैं वो उससे रिलेट कर जाएंगे, तो ट्राइंगल में साइड क्या होती हैं? 3। तो वो पॉलीगॉन्स बताओ, तो आंसर क्या लिखोगे? ऑल द ट्राइंगल्स। इसका आंसर यही होगा। ये कह रहा है व्हाट इज द सेट, वो सेट पूछ रहा है, तो आंसर आएगा ऑल द ट्राइंगल, उस सेट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब ये दो लास्ट क्वेश्चन है तो इसको खत्म ही करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। अब 14 है L1 L2, ये बहुत बार कर चुके हैं और पता है बेटा आया हुआ क्वेश्चन भी है। पैरेलल वाला है, एक लाइन खुद के पैरेलल होती है भाई। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L1 के, L1 L2 के, L2 L3 के, तो L1 L3 के हो गया। अब सुनना, इसने पीछे यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात दे दी। इसने कहा कि बच्चे ने 11th क्लास में क्या ये पढ़ा है कि इस लाइन के पैरेलल लाइन कैसे लिखेंगे? हाँ, यानी इतनी चीज तो सेम रहेगी, 4 की जगह लिख देंगे हम, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस के। ये पैरेलल लाइन, बस इतनी सी बात तो मैं एक्स्ट्रा देनी है, और बाकी वो क्योंकि बेटा पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है, और स्लोप किसके पास आएगी? y और x के पास आएगी, बाकी कांस्टेंट चेंज कर दो। अब सुनो, ये बात समझ में आ गई? अब ये दो ऑब्जेक्टिव है, सिंपल से ऑब्जेक्टिव है। देखना, इस सेट में ये बताना है, तो क्या इसमें 1 1 है? 2 2 है? 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, अब सिमेट्रिक देखो, 1 2 का 2 1 है क्या? सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव देखो, 1 2 2 2 का 1 2 2 2 के हिसाब से हो गया, 1 1 के हिसाब से हो गया, 4 4 के हिसाब है, 1 3 3 3 का 1 3 भी है, 3 2 इसका 3 2 भी है, और 3 2 हो गया। ऑप्शन देखो, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कौन सा ऑप्शन है? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई डाउट? ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, तो वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लो। बताओ, a इज इक्वल टू बी माइनस 2 दे रखा है, a इज इक्वल टू b माइनस 2। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट आंसर। अरे ये रिलेशन से जो आंसर सेटिस्फाई हो रहा है वो करेक्ट आंसर है। हाँ, b ग्रेटर देन 6 तो है ही है, तो सब में ग्रेटर देन 6 होगा। अच्छा, इसमें नहीं है तो वैसे ही काट दो, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है।
अब इन तीनों में देख लो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये वाला कट गया क्योंकि 8 - 2 जो है वो 3 नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। सी देखो, ए की वैल्यू 6 है और 8 - 2 भी क्या है 6, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई है। पीडीएफ पहुंच जाएगी इसकी, आराम से नोट्स बनाना, समझना, देखना, चल जाएगा। और तुम्हें जो क्वेश्चंस लगाने हैं अपने डिफरेंट, वो तो इस बहाने लगाते रहो। ऐसा नहीं है कि अपन जैसे ये चल रहे हैं और तुमने सारे कर लिए हैं